नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बघेल फोकस फ्यूचर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज हम एक सेट लेकर आए हैं। इस सेट का प्रयोग, ये सेट आपको इस सेट के अंदर से बहुत सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे एसएससी का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और ये मोस्टली जितने भी सवाल मैं लेकर आया हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस सवाल को पढ़ के देखना है। इस सवाल को आपको सबसे पहले पढ़ना है, समझना है सवाल में दे क्या रखा है। पहले आप खुद सॉल्व करोगे इसको एक बार, जब करोगे और आपको ये सॉल्व करके देखना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है मित्रों, चलिए, ये पहला सवाल है हमारे सेट का। देखो दोस्तों, सवाल कह रहा है यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें, यानी हमने कुछ पुस्तकें खरीदी हैं जिनकी कीमत है कितनी, 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की कीमत है। यानी कुछ पुस्तकें 150 रुपए की हैं तो कुछ पुस्तकें 300 रुपए की भी हैं हमारे पास। अब इन पुस्तकों को हमने 250 से, इन पुस्तकों को हमने 250 से 350 के बीच में इन पुस्तकों को हमने बेचा है। और इन पुस्तकों को बेचने से हमें अधिकतम लाभ, अधिकतम संभावित लाभ क्या है, जो हमें 15 पुस्तकों से कमाना है। ठीक है दोस्तों, देखो सवाल को पहले समझो। ठीक है, सवाल कह क्या रहा है हमसे और हमसे पूछा क्या है। जो सवाल हमसे जो सवाल कह रहा है और हमसे जो पूछा है वो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो हमारे पास पुस्तकें हैं, यानी पुस्तकों की जो कीमत है, पुस्तकों की जो कीमत है, यानी हमारे पास जितनी भी पुस्तकें हैं जिनकी कीमत कितनी है, 150 से लेकर 300 रुपए तक की कीमत की हमारे पास पुस्तकें हैं। ठीक है ना, और 250 से 300 के बीच, 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाती हैं। ठीक है ना, यानी हमें बेचनी कैसे है ये, हमें बेचनी है ये 250 से 350 रुपए तक की कीमत में बेचनी है ये पुस्तकें। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमें अधिकतम लाभ कब होगा। अधिकतम लाभ बेटा जब होगा जब हम सबसे कम में खरीदेंगे और सबसे ज़्यादा में हम बेचेंगे। सबसे कम में खरीदेंगे और सबसे ज़्यादा में बेचेंगे, तभी हमें अधिकतम लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे कम रुपए में हमें खरीदना है और सबसे अधिक रुपए में हमें बेचना है। तो हमें सीपी अपना कितना मानना पड़ेगा, 150 रुपए। यानी हमने सारी वस्तुएं 150 रुपए में खरीद ली और सारी वस्तुएं हमने कितने में बेच दी, 350 रुपए में। तो हमें लाभ कितना होगा, यानी हमने खरीदी है 150 रुपए में और बेची है 350 रुपए में, तो हमें कुल मिलाकर 200 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ, 200 रुपए का। ऐसी हमने कितनी पुस्तकें बेची हैं, 15 पुस्तकें। तो एक पुस्तक पर 200 रुपए का लाभ होता है, तो 15 पे कितने रुपए का लाभ होगा, तो 15 पुस्तकों पे कितने रुपए का लाभ होगा, यानी 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपए का हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अधिकतम प्रॉफिट हमें यहीं से प्राप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 2। देखिए दूसरा सवाल, पहले सवाल को पढ़ो एक बार, इस सवाल को पढ़ो और वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सवाल दूसरा क्या कह रहा है, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे हैं। ठीक है ना, यानी एक कंपनी है जिसने 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते एक दिन में बेच दिए और प्रत्येक जूते की कीमत कितनी है, 189.50 रुपए थी। ठीक है ना, एक जूते की कीमत। तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ, उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है मित्रों, चलिए देखो अब यहां से हमें करना क्या है, यानी उस कंपनी ने एक दिन में
कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे, यानी एक जूते की विक्रय मूल्य कितना है, एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य कितना होगा, 10,000 में अगर हम 50 का भाग दें तो एक जोड़ी जूते की विक्रय मूल्य की कीमत पता चल जाएगी हमें। ठीक है, 10,000 डिवाइड बाई 50, यानी हमारे पास 50 जोड़ी जूते हैं, तो एक जोड़ी जूते का विक्रय मूल्य कितना होगा, यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा हमारे पास 200 रुपये। ठीक है ना, लेकिन एक जोड़ी जूते की कीमत कितनी है, 189.5, यानी 189 रुपये पॉइंट 50। अब इतने रुपए में हमारी चीज बिकी है 200 रुपये में, और हमने खरीदी कितने में है, 189.50। ठीक है ना, अब देखो यानी अब हमें फायदा कितना हुआ इस पे, यानी एक जोड़ी जूते पे फायदा हुआ हमें कितने रुपए का, 10.5 रुपए का। अब देखो हमारे पास ऐसे जूते कितने जोड़ी हैं, 50 जोड़ी, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई, ठीक है मित्रों, करो 50 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 25 का 5 हासिल के 2, यानी 2 5 एकम 5। अब 0 हमें कहाँ पे लगानी है, इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 525 रुपए के 525 रुपए का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है मित्रों, चलिए इस सवाल का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए मित्रों अब चलते हैं अब तीसरे सवाल पर। चलिए मित्रों अब चलते हैं हम सवाल नंबर तीसरे पर। ये सवाल करना कैसे, देखो हमारे पास एक कंपनी ने मुद्रास्फीति के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई, तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था। यानी इस सवाल को समझने की कोशिश करो। यानी सवाल क्या कह रहा है, महंगाई का दौर है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, यानी महंगाई के समय में एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कम कर दिया। जाहिर सी बात है कम किया जाएगा, क्यों, महंगाई बढ़ जाएगी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो उस कंपनी ने क्या किया, यानी उसने अपने कर्मचारियों को कम कर दिया, यानी जो जितने पहले कर्मचारी काम कर रहे थे अब उसमें से कम कर्मचारी काम करेंगे। देखिए अब कंपनी के अंदर कर्मचारी पहले कितने थे, पहले कर्मचारी हमारे पास थे, पहले और अब, ठीक है। देखिए पहले कर्मचारी हमारे पास 5 थे और अब कितने रह गए, 2। पहले कर्मचारी 5 थे और अब रह गए हमारे पास 3, ठीक है ना। यानी पहले उस कंपनी के अंदर 5 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन अब कितने कर रहे हैं, 3, यानी 2 को हमने निकाल दिया है। अब ये 2 कर्मचारी क्यों निकाले गए, क्योंकि महंगाई का समय है, यानी मुद्रास्फीति के समय, ठीक है दोस्तों। अब देखो जब कर्मचारी पहले हमारे पास 5 थे, अब कितने हैं, 3। अब इन कर्मचारियों का वेतन हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। महंगाई बढ़ेगी तो भाई हर किसी व्यक्ति की सैलरी को बढ़ाना चाहिए, वो तभी सर्वाइव कर पाएगा, अन्यथा नहीं। अब देखो उसने अपने कर्मचारियों के वेतन में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट किया, यानी बढ़ोतरी की। यानी प्रत्येक कर्मचारी को 7 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं, 8 रुपये, ठीक है ना। ये यूनिट में है, बात समझ में आई। यानी पहले हमारे पास 5 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन अब कितने कर रहे हैं, 3। अब पहले एक कर्मचारी को 7 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब एक कर्मचारी को हम कितना रुपए दे रहे हैं, 8 रुपये खर्च कर रहे हैं एक कर्मचारी के ऊपर। जब एक कर्मचारी को 7 रुपये दे रहे हैं हम, तो 5 कर्मचारी को कितना दे रहे थे पहले, 35 रुपये, 7 पंजे 35। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल व्यय यानी खर्च आ जाएगा, हम पहले कितना खर्च कर रहे थे अपनी कंपनी के अंदर
और अब कितना कर रहे हैं, यानी अब हमारे पास कर्मचारी कितने हैं 3, और हम प्रत्येक कर्मचारी को 8 रुपए दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, हम टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, एक को 8 दे रहे हैं तो 3 को कितना देंगे, 8 3 24 रुपए, ठीक है ना। ये सब यूनिट के अंदर है, किसके अंदर है, अनुपात के अंदर। अब देखो, यानी ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपए की बचत हुई। ऐसा करने से कंपनी को फायदा हुआ, कितने का, 55,000 रुपए का। अब देखो, लेकिन यहाँ अगर हम यूनिट में देखें तो कितना फायदा हो रहा है, अगर 35 में से 24 को घटाया जाता है तो 11 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 11 रुपए का। यानी पहले कर्मचारी को 35 रुपए खर्च कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं, 24, तो हमें 11 रुपए का फायदा हुआ है। अब 11 रुपए की वैल्यू हमें सवाल के अंदर कितनी दे रखी है, 55,000 रुपए, ठीक है ना। यानी 11 यूनिट की वैल्यू 55,000 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकल के 11 का भाग देंगे 55 में तो 5,000 रुपए, ठीक है मित्रों। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपए है। अब उसने क्या कहा है, कंपनी का प्रारंभिक व्यय यानी खर्च कितना था, कंपनी ने प्रारंभ में कितने रुपए खर्च किए। यानी अब देखो 35 की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि कंपनी का खर्च तो यही है। कंपनी का खर्च क्या है, पहले 35 रुपए थे, अब कितने हैं 24, तो 1 यूनिट बराबर 5,000, तो 35 यूनिट बराबर कितना होगा, यानी 35 गुणा 5,000, 35 गुणा 5,000, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, 5 25 का 5 हासिल के 2 5 3 15 2 कितना हो गए 17, और इसके पीछे 3 0। यानी हमारे पास पहले हम इतना खर्च कर रहे थे, कितना कर रहे थे, 1,75,000 रुपए हमारी कंपनी से खर्च हो रहे थे, ठीक है ना। यानी हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है मित्रों। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मित्रों आप इस सवाल को आप समझ गए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की आपको इस सवाल को समझाने की, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो उत्तर ही संख्या है। यानी जो उत्तर हमें मिला है वह ही संख्या है, इसका मतलब ये है। तो संख्या का हमें 40% ज्ञात करना है। कितना, 40%। मान लिया वह संख्या कितनी है, x, यानी वह संख्या हमने x मान ली। अब x का 75%, x का 75% कितना होगा, 75 बटे 100, ठीक है। यानी उस संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 75, यानी 75 ही जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी जो हमारे पास पहले थी। तो पहले हमारे पास संख्या क्या है, पहले हमारे पास संख्या है x, पहले हमारे पास संख्या क्या है x, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे, अगर ध्यान से देखो, अगर इसको हम काटे 25 से, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है ना। यानी ये बन जाएगी हमारे पास 3x बटा 4, 3x बटा 4 प्लस 75 बराबर x, ठीक है मित्रों। यानी अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ लेके आ जाओ और y वालों को, संख्या वालों को एक तरफ, ठीक है ना। तो इस वाली संख्या को उठाकर अगर हम इधर ले जाएं तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। 75 यानी 75 बराबर x, अगर ये इधर जो संख्या है धनात्मक है, जब इसको हम बदल कर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी माइनस के 3x बटा 4, ठीक है। ये वाली संख्या हो गई। अब इसका अगर हम एलसीएम लें, ये भिन्न बन गई, आपने पहले सॉल्व करी होगी, यानी 4 बटा, अब यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4x बनेगा, 4x माइनस के 3x, ठीक है।
यानी अब हमारे पास ये क्या बन के आ गया, 75 बराबर 4x में से 3x के कितना बचा, x बटे 4, ठीक है, x बटे 4। देखिए अब x बटे 4 हो गया, 75 दूनी कितना होता है 150, यार सवाल तो ये गलत है, सॉरी 75 दूनी 150, ठीक है, ठीक कर 75 दूनी 150, 75 चौके कितने होंगे 300। अब हमारे पास संख्या वो क्या आ गई, हमारे पास संख्या आ गई 300। अब हमें इस संख्या का क्या चाहिए, 40% ज्ञात करना है। इस संख्या का 40% कितना होगा, देखिए भाई हमारे पास संख्या कितनी है 300, इस संख्या का 40% ज्ञात करने के लिए हमें इसमें से क्या निकालना है, इसका 40% यानी 40 बटा 100, 40 बटा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, 4 तिया 12, यानी हमारे पास कितना आएगा 120। 120 इस सवाल का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, चलो उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 5। देखिए दोस्तों, ये है हमारा सवाल नंबर 5 इस सेट का। अब इस सवाल को कैसे करना है, पहले इस सवाल को एक बार पढ़ो। यानी अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। यानी अरुण के पास एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। अब उस कंप्यूटर की जो कीमत है, उसकी कीमत 20% के लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। यानी 100 रुपए की चीज है, कितने की 100 रुपए का हमने कंप्यूटर को मान लिया। अब उसने क्या किया, इस पर 20% के लाभ पर उसने अंकित मूल्य रख दिया। यानी जब कोई वस्तु को हम, एक होती है कॉस्ट प्राइस, यानी जो वस्तु बनती है वो कितने रुपए की बनी, और जब हमें वो बेचनी होती है तो उसके ऊपर अलग हम अंकित मूल्य डालते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है मित्रों, देखिए अब 100 रुपए की चीज है, इस पर हमने 20% के लाभ पर अंकित कर दिया, यानी हमारे पास ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है ना। अब इसका जो MRP है कितना होगा, MRP यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारे पास हो जाएगा, यानी 100 से बढ़कर 120। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120। ठीक है ना। हमारे पास उस कंप्यूटर की कीमत है 100 रुपये और हमने बढ़ाकर कितनी कर दी 120, यानी 100 रुपये की वो बन के तैयार हुआ था और हमने उस पर अंकित कितने कर दिए 120 रुपये, क्योंकि हमें फायदा कमाना है। क्या कमाना है, फायदा। ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब उसने क्या किया है, और उसे 15% के छूट पर बेच दिया। अब ध्यान से सुनो, उसने उस अरुण ने 15% की छूट दी। अब अरुण ने जब 15% की छूट दी है, वो उसके अंकित मूल्य पर ही देगा भाई, क्रय मूल्य पर थोड़ी देगा। क्यों नहीं देगा, क्यों, इतने का तो बन के तैयार हुआ है। अब उसने जो प्राइस रखे हैं 20% बढ़ाकर 120, अब इस कीमत पर उसने क्या कर दिया 15% की छूट रख दी। अब जब उस पर 15% की छूट रखेगा तो वो कितने रुपए में बिकेगी, यानी 100 की चीज को उसने कितने में बेचा है 85 रुपए में, तभी तो 15% की छूट होगी। ठीक है मित्रों, देखिए अगर हम इसको काट पीट करने की कोशिश करें, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 6 बार कटेगा और ये 2 से 5 बार, 5 से इसको काटने की कोशिश करें तो ये 17 बार कट जाएगा। ठीक है, और 17 छिक्के 102, यानी उसने उस कंप्यूटर को 102 रुपए में बेच दिया। अब उसकी जो कीमत थी वो क्या थी, वास्तविकता में 100 रुपए। उस कंप्यूटर की कीमत वास्तविकता में 100 रुपए थी, लेकिन उसने बेचा कितने में है 102 रुपए में, यानी उसको फायदा कितने का हो गया, उसको कुल मिलाकर 2 रुपए का फायदा हो गया। कितने रुपए का, 2 रुपए का फायदा हो गया। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है। ये सारे सवाल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम के अंदर ऐसे ही सवाल आते हैं। आपको ज़्यादा टफ के पीछे नहीं भागना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए, कॉन्सेप्ट बन गए, तो कितना भी खतरनाक सवाल है आप उसको कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है, उस सवाल को कैसे करेंगे देखिए मित्रों। चलिए दोस्तों, ये सवाल नंबर हमारे पास अगला है। इस सवाल को कैसे करेंगे, यानी देखो
सबसे पहले सवाल करने से पहले उस सवाल को 1 से 2 बार पढ़ लिया करो सरसरी निगाह से ही, यानी अगर जब उसको पढ़ लोगे तो आप सवाल अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। देखो, 2 शहरों के बीच की उड़ान का किराया कितना है, 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। यानी 2 शहर हैं, दिल्ली और आगरा मान लिया, ठीक है। एक शहर दिल्ली और एक शहर आगरा है। दिल्ली से आगरा जाने के लिए पहले 9 रुपये लगते थे, लेकिन अब कितने लगते हैं, 11 रुपये। क्यों लगते हैं, क्यों किराया बढ़ गया है, ठीक है ना। चलो, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 है, यानी किराया हमने कितना बढ़ा दिया है, किराया, यानी जो हम पहले 9 रुपये खर्च कर रहे थे अब कितना कर रहे हैं, अब हम 11 रुपये खर्च कर रहे हैं। क्यों, कि किराया बढ़ गया है, ठीक है ना। पहले हम अपने किराए के 9 रुपये खर्च कर रहे थे, अब हम 11 रुपये खर्च कर रहे हैं। इस अनुपात में किराया बढ़ गया है। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है, हमें इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है, 2 रुपये की, यानी 9 से 11 बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, 2 रुपये बढ़ गए, इसका मतलब यही है। अब देखो, अगर मूल किराया 18,000 रुपये है, मूल किराया कितना है, 18,000 रुपये, अब हमारे पास कितना है, यहाँ पे तो सिर्फ 9 यूनिट किराया है, लेकिन वास्तविकता में यह किराया है कितना, 18,000 रुपये। वास्तविकता में यह किराया 18,000 रुपये है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, यानी हमारे पास कितना है, 2000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपये है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, 2000 × 2, यानी हमें मिलेगा 4000 रुपये। कितना मिलेगा, 4000 रुपये। यानी जो हमारा वास्तविकता में किराया बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 4000 रुपये, ठीक है ना। यानी हमारा जो किराया बढ़ गया है वो हमारे पास कितना है, 4000 रुपये हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही सवाल है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल के ऊपर। चलिए मित्रों, अब ये हमारा सवाल नंबर 7। पहले इस सवाल को समझो। ये सवाल सीजीएल मेंस के अंदर कई बार पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं, और ये सारे सवाल बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। पहले इस सवाल को पढ़ो एक बार। यानी किसी भंडार गृह में घर में रखी नारंगी और नारंगी, अनार तथा मिश्रित फलों के रस के डब्बों की संख्या का अनुपात 8:9:15 है, ठीक है ना। देखो, हमारे पास 3 प्रकार के रसों के डब्बे हैं, नारंगी, अनार और मिक्स फल, यानी मिक्स्ड फ्रूट, ठीक है ना। यानी नारंगी को मैंने N से रिप्रेजेंट किया है और अनार को मैंने A से रिप्रेजेंट किया है, और मिश्रित फलों के रस को मैंने M से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है मित्रों। अब ये है किस अनुपात के अंदर, यानी हमारे पास 8 डब्बे तो नारंगी के हैं और 9 डब्बे अनार के रस के हैं और 15 डब्बे मिक्स्ड यानी मिश्रित फलों के हैं, ठीक है। इस अनुपात के अंदर हैं, यानी हमारे पास 9 डब्बे क्या हैं, नारंगी के और नारंगी के 8 डब्बे हैं, अनार के 9 डब्बे हैं और मिश्रित फलों के रस के 15 डब्बे हैं। इस अनुपात के अंदर हैं, ठीक है ना। यदि आगे पढ़ते हैं, यदि नारंगी, अनार और मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है। देखो ध्यान से समझना इस सवाल को, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। यानी हमने देखो 25% का मतलब क्या, 25% हमने नारंगी बेच दी, ठीक है ना। यानी 25 नारंगी हमने 25% की क्या कर दी, बिक्री कर दी। कितने परसेंट की, 25% की बिक्री की जाती है। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मानेंगे कैसे, क्या होगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये सब परसेंटेज में निकालना सिखाया जाता है आपको। यानी 25% बराबर 1/4। हमारे पास डब्बे कितने हैं, 4, उसमें से बिक कितने गए, 1। यानी ऊपर वाली जो संख्या होती है वो हमारे पास क्या होती है, बेचने वाली, यानी कितनी बेच दी है, कितने अपने पास रख ली, ठीक है ना। 4 डब्बों में से 1 डब्बा हमने
बेच लिया तो बचे कितने होंगे, 4 में से कितने बचेंगे, 3 डब्बे। लेकिन वास्तविकता में हमारे पास डब्बे कितने हैं, यानी 8 डब्बे हैं। तो 8 में से देखो 8 गुणा 3/4, यानी ये वाला 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी हमने 4 में से 1 डिब्बा बेच दिया, हमारे पास कितने बचे, 3। लेकिन वास्तविकता में डिब्बे हमारे किस अनुपात में है, 8 के में, 8 गुणा 3/4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अनार की। अनार का मतलब क्या, अनार हमने कितने प्रतिशत बेचे हैं, 33.33%। इसका मतलब क्या है, 33.33% का मतलब होता है 1/3, यानी वास्तविकता में 3 डब्बे हैं, 3 में से 1 बेच दिया, बचे कितने, 2 डब्बे, यानी 9 डिब्बों का कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है ना, 2/3। अब देखो, अब बात करते हैं मिश्रित फलों के रसों के डब्बे, यानी मिश्रित फलों के हमने कितने बेचे हैं, 20% हमने बेच दिए हैं। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5। ठीक है ना। अब 5 डब्बों में से 1 डब्बा बेच दिया तो बचे कितने, 4 डब्बे, यानी हमारे पास 15 गुणा 4/5। ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, यानी 8 डब्बों में से 2 बच गए और 6 डब्बे हमारे पास बच गए। अब 9 डब्बे पहले थे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी हमारे पास पहले 9 डब्बे अनार के थे लेकिन 6 बच गए, यानी 3 डब्बे बिक गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले, यानी मिश्रित फलों की। 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी अब हमारे पास मिश्रित फलों के कितने डब्बे बचे हैं, 12। यानी इस अनुपात के अंदर, किस अनुपात के अंदर, 6:6:12, इस अनुपात में हमारे पास फलों के रसों के डब्बे बचे हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो इससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखो यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये क्या है, यहाँ पे 12 है, ये यहाँ पे 12 है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। देखिए मित्रों, ये इसका मतलब इसको हम रेशियो बनाएंगे, यानी 6 का भाग देंगे, एक बार रेशियो और बन जाएगा 1:1:2, यानी ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी पहला ऑप्शन सही है, यानी ये ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोई मिसप्रिंट नहीं है इसमें। ठीक है मित्रों, यानी 1:1:2 के अनुपात में हमारे पास नारंगी, अनार और मिश्रित फलों के रसों बचे हुए हैं। चलिए मित्रों, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको समझ पाए होंगे और मैंने भी पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए मित्रों, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, हैं सवाल नंबर 8। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 10 और 25 का तीसरा अनुपात क्या होगा। हमें निकालना है 10 और 25 का तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तीसरा अनुपातिक क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अगर हम माने देखो ए अनुपात बी, ठीक है, अनुपात बी अनुपात सी, ये समानुपात है। ये क्या है, जब 2 रेशियो समान होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, समानुपात। जब 2 रेशियो समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात। अब इसमें पूछा कौन सा है, तीसरा अनुपात, यानी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, क्योंकि हमें 3 ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि तीसरा ही अनुपात हमें निकालना है। ए हमारे पास पहला हो गया, बी दूसरा और सी तीसरा। ठीक है मित्रों, चलिए अब देखो लिखते कैसे हैं इसको, लिखते ऐसे नहीं, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, इस प्रकार से ये अनुपात लिखे जाते हैं। ये क्या है, भिन्न, आपने पढ़ी होंगी। अब देखो ए बटे बी और बी बटे सी, अगर हम बात करें हमें निकालना कौन सा है, तीसरा अनुपात, हमें सी ज्ञात करना है। अब सी को कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें कर दे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, सी इस जगह जाएगा और बी इस जगह जाएगा और ए नीचे आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बराबर बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर होएगा, बी स्क्वायर बटे ए नीचे आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटे ए, यानी सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बी स्क्वायर बटे ए। अब यहाँ पे देखो बी हमें कितना दे रखा है सवाल के अंदर, 25, और ए कितना दे रखा है हमें सवाल के अंदर, 10। ठीक है ना, चलिए अब इसके अंदर आप रख दो और आपको तीसरा अनुपात मिल जाएगा। बी की वैल्यू रखो 25 गुणा 25 बटे 25 गुणा 25
बटे 10। अब देखो 25 का वर्ग आपको पता है पहले से क्या होता है, 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है ना, और बटे 10। अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 62.5, यानी हमें तीसरा अनुपात 62.5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 62.5, ठीक है दोस्तों। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत सरल सवाल है, मैंने आपको पूरा सिखाया कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर अपने 9 पे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 10 पे। कैसे करेंगे, देखो, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी हमसे पूछा क्या उसने सवाल के अंदर, एलसीएम। लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यही हमें ज्ञात करना है। देखिए, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी असहभाज्य क्या होती है। असहभाज्य संख्या का मतलब क्या है। अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो ये सवाल हो गया खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, असहभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनके फैक्टर एक दूसरे में कॉमन नहीं हो, यानी वे संख्याएं जिनमें एक दूसरे के फैक्टर कॉमन नहीं हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, क्या बात करें, जैसे कि 2 है, 2,3, ये क्या है, ये असहभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक अलग संख्या है, ना तो इसका इसमें कुछ कॉमन है, ना ही इसका इसमें कुछ भी कॉमन है, ये दोनों अलग अलग फैक्टर है। अगर हम बात करें जैसे कि एक और सवाल ले लें, यानी 4,5, ये भी क्या है, असहभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार अब देखो, हमें दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 117। अगर हम बात करें जैसे कि सवाल को समझने की कोशिश करें तो 13 नम्मा 117 होता है, तो 9,13 का मतलब क्या है, हमारे पास ये दोनों क्या है, असहभाज्य संख्याएं, दोनों के फैक्टर एक दूसरे में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब इसका हमें निकालना क्या है, अब इसका हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम कब निकालते हैं, जब इनके फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसका कर दो मल्टीप्लाई, यानी 9 गुणा 13, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 का मतलब क्या है, यही लासापा, यानी यही एलसीएम है इस सवाल का, ठीक है ना। तो चलिए, इस सवाल का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, देखो, आज हमने इस सेट में आपको 10 सवाल कराए, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस चैनल को आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट और सहयोग नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करवाया, ठीक है। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।